हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाई डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल CMR स्पेक्ट्रा। इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ना तो नेट में मिलता है ना ही कहीं बुक में मिलता है, ठीक है। खैर बुक में तो मिलता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में मिलता है और नेट में गूगल में तो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने खुद सर्च करके देखा है, मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो यूट्यूब में ये पहला वीडियो होने वाला है इसके ऊपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल CMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा लेकिन CMR स्पेक्ट्रा आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल मैं सोचता हूँ ये पहला वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो CMR मतलब क्या होता है, कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये तो आपको आता ही होगा। तो हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन के आइसोटोप C13 का NMR एक्टिव होने के कारण क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, है ना, जिससे कि हमको स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में काफ़ी मदद मिलता है, हेल्प मिलता है, ठीक है। तो अब भाई कार्बन 13 आइसोटोप का NMR हमको स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, है ना। और चूँकि यहाँ पे हमको सिंपल CMR स्पेक्ट्रा के एनालिसिस के बारे में, कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आगे हम देख लेते हैं। C13 आइसोटोप में 7 प्रोटॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है, 7 न्यूट्रॉन होता है, जिसमें से 6 आपस में पेयर करके अपना मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, है ना। एक बच जाता है न्यूट्रॉन जो अपना स्पिन जो है, अपना स्पिन क्या करता है, देता है और वो NMR एक्टिव बनाता है उसको, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो व्याख्या करने के लिए क्या रूल है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के लिए हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमको सिंपल CMR स्पेक्ट्रा तो स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑर्डर ही जनरली जो है देखने को मिलता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता क्या है, जिसमें ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू होगा, है ना, कपलिंग कांस्टेंट से कई गुना ज़्यादा होगा। कई गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। तो जनरली ऐसा होता भी है, क्योंकि अब ये बताओ कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, है ना। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा है कपलिंग कांस्टेंट से तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो जनरली अभी तक जितना भी हम स्पेक्ट्रा पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ही का ही था। अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है, जो TMS होता है हमारा स्टैंडर्ड, है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उससे कितनी दूर में हमको किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा मिला है या पीक मिला है, उसकी दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन TMS एंड मोलिकुलर पीक, ठीक है, उसको कहते हैं केमिकल शिफ्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, वीडियो मजेदार होने वाला है। अब देख लेते हैं कपलिंग कांस्टेंट। शिफ्ट तो हमको समझ में आ गया। देखो शिफ्ट में क्या होगा, हमको लो रिजोल्यूशन वाला जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो शिफ्ट हमको दिखा देगा, क्योंकि उसमें लो रिजोल्यूशन वाला जो पीक होगा उसमें सिंगल पीक मिलेगा। लेकिन जब इसी सिंगल स्पेक्ट्रा को जब हम हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तब हमको वो जो पीक होता है वो कई पिकलेट्स में बटे हुए दिखाई देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई, पिकलेट्स में क्यों बटा, क्योंकि कार्बन 13 के न्यूक्लियस और उससे जुड़े हुए प्रोटॉन के बीच में एक तरह से कपलिंग होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का कपलिंग, युग्मन होता है, जिससे कि उसका जो कार्बन का जो पीक मिलता है वो पिकलेट्स में टूट जाता है। जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे एक संख्या ज़्यादा, N+1 रूल मैंने बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। तो और इसकी डिस्टेंस भी देखो, पिकलेट्स जो मिलता है ना कुछ इस तरह से, इनका जो डिस्टेंस होता है यहाँ से एक पिकलेट से दूसरे पिकलेट का डिस्टेंस, ठीक है, वो सभी पिकलेट के लिए एक समान होता है। तो उसी को हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको J वैल्यू से डिनोट करते हैं। अतः हमको समझ में आ गया है कि भाई पिकलेट से पिकलेट की दूरी तो काफ़ी कम होगी और TMS कहाँ होगा, काफ़ी दूर होगा। तो इसकी डिस्टेंस का तुलना केमिकल शिफ्ट से कहाँ से हो पाएगा, मतलब जितना भी स्पेक्ट्रा हमें मिला है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है
है ना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ रूल होते हैं C13 NMR या CMR को स्टडी करने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए कुछ रूल जो होते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे उनको रूल पता नहीं चल पाएगा भाई, है ना। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहिए, है ना। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना आदमी को डुबाता है, तो डूबना नहीं है, उगना है। C13 न्यूक्लियाई हमेशा सिंगलेट पीक देते हैं क्योंकि इनका C13 या C13 में कोई कपलिंग नहीं होता। अगर कपलिंग होता भी है तो वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब यहाँ पे क्या 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 कह सकते हो कि आप कह सकते हो मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन भी सिंगल अनस्प्लिटेड पीक देते हैं। ऐसा कार्बन एटम जो मैग्नेटिकली अनइक्वल है, मतलब एक कार्बन में क्या जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, इधर क्या है कार्बन में कोई CH3 जुड़ा है, तो इस कार्बन का बिहेवियर अलग होगा, इस कार्बन का बिहेवियर अलग होगा, लेकिन दोनों कपल नहीं करेंगे, दोनों कपल नहीं करेंगे, ये अपना पीक देगा, ये अपना पीक देगा। समझ में आ रहा है, ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है, C13 का नेचुरल एबंडेंस बहुत कम होता है, इसके कारण इसका स्पेक्ट्रा क्या होता है, सिंपल होता है। जितना पीक उतना कार्बन एटम, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट वाला कार्बन एटम, है ना। सेम इन्वायरमेंट वाला कार्बन एटम क्या करेंगे, एक ही पीक देंगे। आगे रूल आएगा उसके लिए भी, ठीक है। एक ही रूल पढ़ के आपको कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाना है। रूल थर्ड, C13 न्यूक्लियस का उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ में कपलिंग होती है जो कि संख्या में N+1 होता है। N+1 रूल को फॉलो करता है। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम टू कार्बन। जिस कार्बन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका पीक ले रहे हैं, उसमें जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसकी एक संख्या अधिक क्या मिलेगा आपको, कपलिंग या पिकलेट्स मिलेगा, कपलिंग स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो रूल है वो केमिकल शिफ्ट का जो रेंज होता है ना, केमिकल शिफ्ट का जो रेंज होता है वो लगभग क्या होता है, 200 ये कैमरा हिलने लगा, 240 ppm दूर होता है किससे, TMS से। TMS से कितना दूर होता है, 240 ppm का। रूल 5, लो रिजोल्यूशन पीक ऑफ CMR सीधा कार्बन स्केलेटन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसी रूल में ये बताया गया है कि केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, अनइक्विवेलेंट, ठीक है, अनइक्विवेलेंट भी एक एक प्रोटॉन देंगे अलग अलग। और जो इसको रूल 6 कर दो जी, है ना, रूल 6 कर दो। चलो एक रूल हम अलग से बढ़ा देते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे रूल 6 क्या बोलता है कि डिफरेंट केमिकल मैग्नेटिकली इन्वायरमेंट वाले कार्बन एटम अलग अलग स्पेक्ट्रा देंगे और सेम इन्वायरमेंट वाले कार्बन क्या करेंगे, सिंगल पीक देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 इस कार्बन से लगाया है जो दोनों ही सेम इन्वायरमेंट में है। इधर क्लोरीन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि इसका अलग पीक मिलेगा, इसका अलग पीक मिलेगा, नहीं, दोनों क्या करेंगे, प्लस हो जाएंगे और क्या देंगे, एक ही पीक देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 और 5 क्या है, सेम इन्वायरमेंट में है, इसलिए क्या मिलेगा आपका, 1 पीक मिलेगा। और जबकि 1 2 3 यहाँ पे 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, ये क्या करेंगे, डिफरेंट है, मतलब इनकी क्या मिलेंगे, 3 पीक्स। टोटल यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 पीक्स। ये देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 पीक्स इन नंबर। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका दोनों CH2 का इन्वायरमेंट सेम है, दोनों CH3 का इन्वायरमेंट सेम है, तो इसको आप क्या करोगे, AA नाम दे दोगे, इसको BB नाम दोगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, केवल 2 ही पीक मिलेगा। यहाँ पे आपको कार्बन का पीक लेना है, ना कि हाइड्रोजन का। प्रोटॉन NMR हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, C13 NMR पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका रहा ये रूल, कुछ स्पेसिफिक रूल जो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल CMR स्पेक्ट्रा में आपको बताना है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है जी, ओके।